नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के कर व्यवस्था में एक अहम बदलाव पर बात कर रहे हैं। मतलब इसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है और ये 22 सितंबर 2025 से लागू भी हो गया है। हाँ, बिल्कुल। काफी चर्चा है इसकी। तो हमारे सामने ना इंडियाज न्यू जीएसटी 2.0 टैक्स ओवरहॉल शीर्षक वाले लेख के कुछ पॉइंट्स हैं। ये इन बदलावों की मोटी मोटी रूपरेखा देते हैं। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं आज। सही। आज का अपना मकसद सीधा है, ये नए नियम हैं क्या, टैक्स स्लैब कैसे बदले हैं, कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं या हो सकती हैं, और सरकार का इसके पीछे का इरादा क्या है, मतलब घोषित उद्देश्य। बिल्कुल। और देखिए, कोई भी बड़ा टैक्स रिफॉर्म होता है ना, उसका घोषित लक्ष्य तो अक्सर यही होता है कि प्रक्रिया सरल हो, इकोनॉमी को बूस्ट मिले। इस मामले में भी, जैसा कि आपका सोर्स बता रहा है, जोर है कंप्लायंस को आसान बनाने और आम आदमी पर बोझ कम करने पर। अब देखना यह होगा कि ये नए नियम इस लक्ष्य को असल में कितना हासिल कर पाते हैं। तो फिर शुरुआत टैक्स स्लैब से ही करते हैं, क्योंकि वही तो बेस है किसी भी टैक्स सिस्टम का। और सबसे बड़ी खबर तो यही लग रही है कि स्लैब स्ट्रक्चर को आसान किया गया है। वो पुरानी 12% और 28% वाली दरें वो गईं। हाँ, ये एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। उन दो दरों को हटा दिया गया है और उनकी जगह अब एक नई 4 लेवल वाली संरचना आई है। सबसे पहले है 0% स्लैब। यह है जरूरी चीजों के लिए, मतलब रोजमर्रा की जो बेसिक जरूरतें हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं। अच्छा, 0% मतलब टैक्स फ्री। ठीक है, इसके बाद आता है 5% का स्लैब। इसको रखा गया है मेरिट गुड्स के लिए। आमतौर पर इसमें वो चीजें आती हैं जिन्हें सरकार थोड़ा बढ़ावा देना चाहती है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़ी कुछ चीजें। ओके, 0% और 5%, ये तो काफी कम दरें लग रही हैं। अगला क्या है? अगला, और शायद सबसे अहम, वो है 18% की दर। इसे मानक दर या स्टैंडर्ड रेट कहा जा रहा है। उम्मीद यही है कि ज्यादातर चीजें और सेवाएं अब इसी स्लैब में आएंगी। मतलब जो पहले 12% या 18% के आसपास थीं, उनमें से कई अब इस 18% पर आ सकती हैं। और सबसे ऊंची दर, क्योंकि वो लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स की बात तो हमेशा होती है। हाँ, उसके लिए चौथा स्लैब है 40% का। ये दर सिन गुड्स जैसे तंबाकू उत्पाद और लग्जरी गुड्स जैसे महंगी गाड़ियां, इन पर लागू होगी। तो नई संरचना हुई 0, 5, 18 और 40%। तो मतलब कई सारी दरों का जो जाल सा था, उससे हटकर अब ये 4 साफ दरें हैं। सुनने में तो ये वाकई सरल लगता है। सैद्धांतिक रूप से हाँ, बिल्कुल सरल लगता है। देखिए, कम दरें होने का एक मतलब तो ये है कि बिजनेस के लिए चीजों और सेवाओं को क्लासिफाई करना शायद आसान हो जाए। उनको ये तय करने में कम कंफ्यूजन होगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस टैक्स रेट में जाएगा। अच्छा। पिछली व्यवस्था में क्या था कि कई दरें थीं, फिर सेस थे, छूटें थीं, तो वर्गीकरण एक सिरदर्द बन गया था। बहुत भ्रम और लिटिगेशन भी होता था। तो ये नई संरचना उस भ्रम को कम करने की एक कोशिश लगती है। लेकिन क्या ये सरलीकरण असल में, मतलब जमीन पर छोटे व्यापारियों के लिए फौरन लागू हो पाएगा? उन्हें तो अपने अकाउंटिंग सिस्टम, बिलिंग सॉफ्टवेयर, ये सब अपडेट करना पड़ेगा ना। कहीं शुरुआत में उनके लिए ये और मुश्किल ना हो जाए। ये एक बहुत वाजिब चिंता है। देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव जब आता है तो एक ट्रांजिशन पीरियड तो होता ही है। यकीनन बिजनेस को, खासकर छोटे और मझोले उद्यमों को, अपने सिस्टम अपडेट करने पड़ेंगे। स्टाफ को ट्रेन करना होगा, नई दरों को समझना होगा। इसमें समय और पैसा दोनों लगेंगे। कंफ्यूजन या कंप्लायंस से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। इसकी कामयाबी इस पर बहुत निर्भर करेगी कि सरकार इस ट्रांजिशन में बिजनेस की कितनी मदद करती है, जैसे गाइडलाइन साफ हों, हेल्प डेस्क हों वगैरह। लंबे समय में तो सरलीकरण का फायदा मिल सकता है, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में कुछ चुनौतियां मुमकिन है। ये जरूरी पॉइंट है। खैर, स्लैब संरचना तो समझी। अब उस सवाल पर आते हैं जिसका असर सीधा हम सबकी जेब पर पड़ता है। भाई, सस्ता क्या हुआ है? और सोर्स की लिस्ट देखें तो लगता है काफी कुछ सस्ता हुआ है, खासकर रोजमर्रा की चीजें। हाँ, ये लिस्ट तो लंबी है। शुरुआत करते हैं किचन से। यूएचटी दूध, मतलब वो जो पैकेट वाला लंबी शेल्फ लाइफ वाला दूध होता है, और अपनी सामान्य भारतीय ब्रेड, ये पहले 5% जीएसटी में थे, अब 0% पर। हाँ, ये तो सीधा घर के बजट पर असर डालेगा। दूध, ब्रेड, ये तो हर घर में इस्तेमाल होते हैं। इन पर टैक्स हटने का मतलब है कि इनकी कीमतें थोड़ी कम होनी चाहिए, बशर्ते इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचे। की तरफ भी देखिए, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, ये सब जो रोज इस्तेमाल होने वाली पर्सनल केयर की चीजें हैं, ये पहले 18% जैसे ऊंचे रेट पर थी, अब सीधी 5% स्लैब में आ गई हैं। ये तो टैक्स में भारी कमी है।
बिल्कुल 18% से 5% पे लाना बहुत बड़ी राहत है। ये न सिर्फ कंज्यूमर के लिए अच्छा है, बल्कि ये एफएमसीजी सेक्टर मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर उसको भी बढ़ावा दे सकता है। जब रोजमर्रा की चीजें सस्ती होती हैं तो लोग या तो ज्यादा खरीदते हैं या फिर बचे हुए पैसे से कुछ और खरीदते हैं, मांग बढ़ती है। अब देखना ये होगा कि कंपनियां इस कटौती का कितना फायदा कीमतों में कमी करके ग्राहकों को देती हैं। लिस्ट और भी है। मेवे जैसे बादाम, काजू, खजूर ये भी 12% से घटाकर 5% पर आ गए हैं। बच्चों के प्रोडक्ट्स, रसोई के बर्तन, सिलाई मशीनें ये सब भी 12% से 5% पर। और स्नैक्स का क्या? जो पैक्ड स्नैक्स आते हैं, सिरप, टॉफी, चॉकलेट जैसी कन्फेक्शनरी आइटम्स, ये पहले अलग-अलग 12 या 18% में थे, अब सब 5% पर। हाँ, एक पैटर्न साफ दिख रहा है इसमें। घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों पर टैक्स का बोझ कम करने की कोशिश। चाहे वो मेवे हों, बच्चों का सामान हो या स्नैक्स, ये सब घर के महीने के खर्च का हिस्सा हैं। इन पर टैक्स कम होने से परिवारों की जो परचेजिंग पावर है वो थोड़ी बढ़ सकती है। इसका एक मकसद महंगाई के प्रेशर को कम करना भी हो सकता है, खासकर खाने पीने और घरेलू सामान के सेगमेंट में। हाँ, ये समझ आता है। अच्छा, अब स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें। यहाँ भी कुछ बड़े बदलाव दिख रहे हैं। जीवन और स्वास्थ्य बीमा, इस पर जीएसटी 18% से घटाकर सीधा 0% कर दिया गया है। ये तो बहुत बड़ा कदम लगता है। निश्चित रूप से बीमा और खासकर हेल्थ इंश्योरेंस अब एक जरूरत बन गया है। इस पर से टैक्स पूरी तरह हटा देना इसे और किफायती बना सकता है। ये लोगों को बीमा खरीदने के लिए शायद प्रोत्साहित करे, जिससे उनकी हेल्थ सर्विसेज तक पहुंच बेहतर हो और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बढ़े। सोशल सिक्योरिटी के नजरिए से भी एक पॉजिटिव कदम माना जा सकता है। बीमा के अलावा कुछ जरूरी मेडिकल डिवाइसेस पर भी राहत है। थर्मोमीटर, जो आम डायग्नोस्टिक किट्स होती हैं, ग्लूकोमीटर, ये चीजें पहले 12% या 18% में थीं, अब 5% स्लैब में आ गई हैं। हाँ, ये भी हेल्थ केयर की लागत कम करने की दिशा में एक कदम है। ये डिवाइसेस अब कई घरों में आम हो गए हैं, खासकर जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उनके मैनेजमेंट के लिए। इन पर टैक्स कम होने से ये और सुलभ हो सकते हैं। और शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजों का क्या हुआ? सोर्स बताता है कि स्कूल सप्लाईज जैसे मैप्स, एटलस, ग्लोब, चार्ट, ड्राइंग बुक्स, नोटबुक, क्रेयॉन्स, इन सब पर भी अब 0% जीएसटी लगेगा, टैक्स फ्री। अरे वाह, ये भी एक स्वागत करने लायक कदम हो सकता है, खासकर कम आय वाले परिवारों के लिए। पढ़ाई लिखाई की सामग्री पर टैक्स हटने से स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवारों पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है वो थोड़ा कम हो सकता है। ये उसी मेरिट गुड वाली सोच के साथ जाता है जहां शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र के लिए भी कुछ अच्छी खबर है। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर के पार्ट्स, सिंचाई के साधन जैसे स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये सब खेती के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। इन्हें भी 12% या 18% से घटाकर 5% जीएसटी स्लैब में लाया गया है। कृषि की जो इनपुट कॉस्ट है उसे कम करना हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। खाद, मशीनरी के पुर्जे, सिंचाई प्रणाली, इन पर टैक्स कम करने से किसानों को सीधी राहत मिल सकती है। इससे उनकी लागत घटेगी, जो शायद उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद करे। इसका असर खाद्य महंगाई पर भी पड़ सकता है, हालांकि वो कई और चीजों पर भी निर्भर करता है। तो हमने रोजमर्रा की चीजें, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ये सब देख लिया। अब आते हैं जरा बड़े टिकट आइटम्स पर। इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियां, यहाँ भी कुछ बड़े बदलाव दिख रहे हैं। अच्छा, सभी साइज के टेलीविजन, एयर कंडीशनर, डिश वॉशर, जिन पर पहले सबसे ऊंचा रेट मतलब 28% टैक्स लगता था, उन्हें अब 18% के स्टैंडर्ड रेट पर लाया गया है। ओहो, ये तो 10% की सीधी कटौती है। इन चीज़ों को वाइट गुड्स कहते हैं और ये काफ़ी महंगे होते हैं। टैक्स में इतनी बड़ी कमी से तो इनकी कीमतों पर अच्छा खासा असर पड़ना चाहिए। ये उन लोगों के लिए बड़ी खबर हो सकती है जो नया टीवी, एसी या डिशवॉशर लेने की सोच रहे थे। बिल्कुल, और गाड़ियों के मामले में भी ऐसी ही कटौती है। सोर्स के मुताबिक छोटी कारें, मतलब जो लंबाई और इंजन कैपेसिटी के हिसाब से डिफाइन होती हैं, और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, ये भी पहले 28% टैक्स ब्रैकेट में थी। हाँ, इन्हें भी अब 18% वाले स्लैब में लाया गया है। ये भी टैक्स में 10% की कमी। हाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर, खासकर छोटी कारों और आम आदमी की मोटरसाइकिलों वाला सेगमेंट इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है। यहाँ टैक्स कम करने के पीछे साफ इरादा मांग को बढ़ावा देना है। 28% से 18% पर लाने से कीमतें काफ़ी कम हो सकती हैं। इससे लोग शायद अपनी पुरानी गाड़ी बदल लें या पहली बार गाड़ी खरीदने का सोचें। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि इन कटौतियों से इन सेक्टर्स में बिक्री बढ़ेगी? उम्मीद तो यही की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर मांग के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। टैक्स कटता है
कीमतें कम होती हैं तो बिक्री बढ़ने की संभावना रहती है। इससे न केवल इन कंपनियों को फायदा होगा, बल्कि इनसे जुड़े जो दूसरे उद्योग हैं जैसे कंपोनेंट बनाने वाले, डीलर्स, सर्विस सेंटर और रोजगार पर भी अच्छा असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ 2 बातें ध्यान में रखनी होंगी। क्या? पहला, कंपनियां इस टैक्स कटौती का कितना फायदा ग्राहकों तक पहुंचाती हैं। क्या वे पूरी कटौती के बराबर कीमतें कम करती हैं या उसका कुछ हिस्सा अपने मार्जिन में रख लेती हैं? और दूसरा, क्या मांग में ये बढ़ोतरी टिकाऊ होगी? मतलब क्या ये सिर्फ एक शुरुआती उछाल होगा या ये लंबे समय तक बना रहेगा? ये इकोनॉमी की पूरी हालात, लोगों की आय, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इन सब पर निर्भर करेगा। सही कहा। असली असर तो जमीन पर ही दिखेगा। अच्छा, हमने सस्ती होने वाली चीजों की तो लंबी लिस्ट देख ली, लेकिन क्या सब कुछ सस्ता ही हुआ है या कुछ चीजें अभी भी महंगे टैक्स दायरे में है या शायद और महंगी हो सकती हैं? हाँ, ऐसा नहीं है कि सब पर टैक्स कम ही हुआ है। जैसे हमने शुरू में बात की थी, एक 40% का सबसे ऊंचा स्लैब भी बनाया गया है। और इस 40% वाले स्लैब में कौन सी चीजें हैं? इसमें मुख्य रूप से 2 तरह की चीजें हैं। लग्जरी कारें, छोटी कारों से अलग, और सिन गुड्स जैसे तंबाकू उत्पाद और पान मसाला। इन पर टैक्स की दर जानबूझकर ऊंची रखी गई है। तो ये सिन टैक्स और लग्जरी टैक्स वाली स्ट्रैटेजी जारी है? बिल्कुल, ये दुनिया भर में एक कॉमन प्रैक्टिस है। सरकारें अक्सर उन चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगाती हैं जिनके इस्तेमाल को वो डिस्करेज करना चाहती हैं, जैसे तंबाकू जो सेहत के लिए हानिकारक है, या जो सिर्फ अमीर लोग ही खरीदते हैं, जैसे लग्जरी कारें। इससे दोहरा मकसद सकता है। एक तो शायद इन चीज़ों का इस्तेमाल कम हो, और दूसरा सरकार को रेवेन्यू भी मिलता है। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। सोर्स ये कहता है कि सिगरेट, गुटखा, बीड़ी जैसी चीजों के लिए दरों में अभी कोई बदलाव अनाउंस नहीं हुआ है। उनकी दरें बाद में नोटिफाई की जाएंगी। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि इन खास सिन गुड्स पर अभी थोड़ी अनिश्चितता है। हो सकता है सरकार इन पर मौजूदा ऊंची दरें ही जारी रखे, या शायद सेस वगैरह लगाकर उन्हें और महंगा करे, या कोई नई व्यवस्था लाए। फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन ये इशारा मिलता है कि इन चीज़ों पर टैक्स का भारी बोझ कम होने की उम्मीद कम है। सरकार शायद इनके लिए अलग से सोच विचार कर रही है। ठीक है, तो हमने स्लैब समझ लिए, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा रहेगा या अनिश्चित है, ये भी देख लिया। अब वापस आते हैं उस बड़े सवाल पर। इन सब बदलावों का ओवरऑल उद्देश्य क्या बताया जा रहा है? सोर्स के मुताबिक 3 मुख्य लक्ष्य हैं: कंप्लायंस को सरल बनाना, खपत को बढ़ावा देना और आम आदमी पर बोझ कम करना। जी, इन तीनों लक्ष्यों को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। पहला, अनुपालन को सरल बनाना। जैसा हमने पहले बात की, कम टैक्स दरें और साफ वर्गीकरण से बिजनेस के लिए टैक्स कानूनों का पालन करना आसान हो सकता है। इससे टैक्स भरना, रिकॉर्ड रखना, ऑडिट कराने में लगने वाला टाइम और पैसा बच सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। और दूसरा लक्ष्य, खपत को बढ़ावा देना, बूस्टिंग कंजम्पशन। ये सीधा टैक्स कटौती से जुड़ा है। जब रोजमर्रा की चीजें, घरेलू उपकरण, गाड़ियां सस्ती होती हैं, तो लोगों के पास खर्च करने के लिए या तो ज्यादा पैसा बचता है, या वे उन चीजों को खरीदने का मन बनाते हैं जिन्हें पहले टाल रहे थे। इससे बाजार में डिमांड बढ़ती है। बढ़ी हुई डिमांड प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज होती है, रोजगार पैदा हो सकता है। ये इकोनॉमी को रफ्तार देने का एक क्लासिक तरीका है। लेकिन क्या ये खपत हमेशा फायदेमंद होती है? क्या इससे महंगाई बढ़ने का खतरा नहीं है अगर सप्लाई उस हिसाब से ना बढ़े? ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है। अगर मांग बहुत तेजी से बढ़ती है और प्रोडक्शन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता, तो कीमतें बढ़ सकती हैं, यानी महंगाई। इसलिए खपत बढ़ाने के साथ साथ सप्लाई साइड को भी मजबूत करना जरूरी होता है। इसके अलावा ये भी देखना होता है कि लोग किस तरह की चीजों पर खर्च कर रहे हैं। क्या वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है या सिर्फ कंजम्पशन? और क्या ये कर्ज लेकर तो नहीं हो रहा? तो खपत बढ़ाना एक लक्ष्य है, लेकिन इसे संतुलित और सस्टेनेबल तरीके से करना जरूरी है। ठीक है, और तीसरा लक्ष्य, आम आदमी पर बोझ कम करना। ये मुख्य रूप से वो 0% और 5% स्लैब के जरिए हासिल करने की कोशिश लगती है। जरूरी चीजें, दूध, ब्रेड, हेल्थ सर्विसेज, बीमा, एजुकेशन मटेरियल और रोजमर्रा की कई चीजें, साबुन, टूथपेस्ट, इन पर टैक्स या तो हटा दिया गया है या काफी कम कर दिया गया है। इससे सीधे तौर पर आम परिवारों के महीने के बजट पर जो दबाव है वो कम हो सकता है, खासकर महंगाई के इस दौर में। तो ये घोषित लक्ष्य तो काफी पॉजिटिव लगते हैं, सरलता, ज्यादा खपत, आम आदमी को राहत। लेकिन जैसा आपने पहले भी इशारा किया, असली परीक्षा तो इम्प्लीमेंटेशन की है। बिल्कुल, कागज पर योजना बनाना एक बात है और उसे जमीन पर कामयाबी से उतारना दूसरी। कई बातें मायने रखती हैं।
क्या टैक्स अधिकारी नई प्रणाली को निष्पक्ष और कुशलता से लागू करते हैं? क्या बिजनेस को वाकई कंप्लायंस आसान लगता है या नई प्रक्रियाएं नई उलझनें पैदा करती हैं? क्या टैक्स कटौती का फायदा सच में आखिरी कंज्यूमर तक पहुंचता है या बीच में ही अटक जाता है? बाजार कैसे रिएक्ट करता है? क्या मांग वाकई बढ़ती है और क्या वो टिकाऊ है? इन सब सवालों के जवाब हमें आने वाले महीनों और सालों में ही मिलेंगे जब इस जीएसटी 2.0 के असर सामने आएंगे। तो संक्षेप में प्रिय, तो भारत में जीएसटी 2.0 लागू हो गया है। टैक्स स्लैब को 4 लेवल 0%, 5%, 18%, 40% में सरल बनाया गया है। इसने दूध, ब्रेड, साबुन, टूथपेस्ट जैसी कई ज़रूरी चीज़ों को सस्ता किया है। हेल्थ इंश्योरेंस और एजुकेशन मटेरियल टैक्स फ्री हुए हैं। टीवी, एसी, छोटी कारें, मोटरसाइकिलें भी 28% से 18% पर आ गई हैं। वहीं लग्जरी आइटम और सिन गुड्स पर 40% की ऊंची दर है और कुछ सिन गुड्स जैसे सिगरेट, गुटखा पर दरें बाद में आएंगी। और घोषित उद्देश्य है सरलता, खपत में बढ़ोतरी और आम आदमी को राहत। हाँ, यही इन बदलावों का सार है और ये हमें आखिर में एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। क्या ये सरलीकृत संरचना वास्तव में जमीनी स्तर पर अनुपालन को उतना ही आसान बनाएगी जितनी उम्मीद की जा रही है? और क्या इन टैक्स कटौतियों से खपत में वो जरूरी और टिकाऊ उछाल आएगा जो अर्थव्यवस्था को एक सस्टेनेबल ग्रोथ की राह पर ले जा सके? पॉलिसी के लक्ष्यों और असलियत के नतीजों के बीच का तालमेल देखना हमेशा दिलचस्प होता है। ये सोचना जरूरी है कि इस बड़े बदलाव का आखिरी आर्थिक और सामाजिक असर क्या होगा और क्या ये अपने घोषित मकसद को पूरी तरह हासिल कर पाएगा। इसका मूल्यांकन तो वक्त के साथ ही हो सकेगा।